ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो उपचुनाव में किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, इस पर हम पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक सलूम्बर, चौरासी, झुंझुनू, रामगढ़ सीट पर मतदान जो है वो लगातार जारी है और इसी के साथ खीवसर, दौसा, देवली, उनियारा में भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो 5 सीटें जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला, तो वहीं दूसरी तरफ दौसा पर भी लोगों की नजर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि दौसा में बीजेपी और कांग्रेस की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, दौसा, रामगढ़ में भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि आज जो वोटर्स हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और यह पिटारा 23 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर को पता चलेगा कि जो 7 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बीजेपी को भरोसा जताते हुए ये 7 सीटें सौंप दी गई है जनता के जरिए, या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया गया है। ये 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। तो उपचुनाव में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वोट में दिली वोट न किए वोट अभी दली ने अभी डालिए। हाँ अभी कितनी उम्र हो गई? यहां पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होम वोटिंग की सुविधा जो है बुजुर्गों को दी गई। जो चलने में असमर्थ हैं, जो पोलिंग बूथों तक नहीं जा सकते, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी और इसके बावजूद भी कई ऐसे बुजुर्ग और ऐसे जो वोटर्स हैं वो होम वोटिंग की सुविधा ना लेते हुए बूथों पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता एक बुजुर्ग महिला से जैसे बातचीत कर रहे थे और वो वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची हुई है। ये उत्साह और ये जोश जो वोटर्स में हाई है, यही तय करेगा कि प्रत्याशी जो हैं उनकी किस्मत चमकेगी 23 नवंबर को जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, चमकेगी, या फिर किसी की किस्मत पर धूल चढ़ जाएगी। ये आज तय हो जाएगा और ये जो पेटियां ये सीधा खुलेंगी 23 नवंबर को। 23 नवंबर को किस्मत जो है किसकी चमकाई है 7 सीटों पर, जनता ने ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जगमोहन मीणा और दीनदयाल बैरवा के बीच में दौसा में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। दौसा बेहद ही महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी बन गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव जब हुए थे 2023 में, तो उस दरमियान दौसा ऐसी सीट थी जहां पर आज़ादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हुआ था रैली करने के लिए। रोड शो किया गया प्रधानमंत्री के जरिए और वहां पर लोगों के बीच में जाकर के बाकायदा उन्हें संबोधित भी किया गया था और जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय जो है सीट बन गई थी। दौसा विधानसभा सीट फिलहाल के लिए किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट की वजह से हॉट सीट बनी हुई, क्योंकि इस सीट पर इन दोनों दिग्गजों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में है, तो सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस से दीनदयाल बैरवा जो हैं ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इन दोनों दिग्गजों की दांव साख जो है वहां पर दांव पर लगी हुई है। लेकिन इस सब के बीच खीवसर में भी लोगों की नज़र जो है वो बनी हुई है। खीवसर इस वजह से भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच तो रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जो बना हुआ है उसकी वजह से भी लोगों की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए वोटर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और यही वजह है कि इस वक्त सांसें जो हैं वो थमी हुई हैं प्रत्याशियों की, क्योंकि खीवसर में रेवंत राम बीजेपी से हैं तो रतन चौधरी कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कनिका बेनीवाल आरएलपी से प्रत्याशी बनाई गई हैं और वो धरातल पर उतरकर लोगों के बीच में पहुंची हुई थी वोट की अपील करते हुए। और यही वजह है कि खीवसर इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। रतन चौधरी जहां एक तरफ है खीवसर में, तो वहीं रेवंत राम बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला
यहाँ पर जो है वो जनता करेगी। कनिका बेनीवाल आरएलपी से जैसे ही चुनावी मैदान में उतरी तो ये सीट हॉट सीट बन गई और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 84 की बात करें तो कारीलाल नानोमा जो है बीजेपी से, महेश रोड कांग्रेस से और अनिल कटारा बीएपी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और यही वजह है कि 84 सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देवली उनियारा भी राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा की वजह से चर्चा के विषय बन गई। दूसरी तरफ निर्दलीय उतरकर नरेश मीणा ने इस सीट पर सभी को चौंका दिया। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि खीवसर में सबसे ज्यादा यानी कि 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो वही दूसरी तरफ सलुम्बर जहां से लगातार हम तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं, वहां पर 6 प्रत्याशी है। 84 और रामगढ़ की बात करें तो 10-10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। झुंझुनू में 11 प्रत्याशी। तो सबसे ज्यादा 12 प्रत्याशी खीवसर दौसा में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि दौसा और खीवसर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खीवसर 84, सलुम्बर, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है और यही वजह है कि लगातार दिग्गज जो है यहाँ पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतरे हुए थे और वो तस्वीरें तो खूब वायरल हुई जो मुरारी लाल मीणा के जरिए वहाँ पर जब धरातल पर वो उतरे प्रचार प्रसार करने के लिए तो उन्होंने वोट की अपील की। और दूसरी तरफ लगातार झुंझुनू में भी राजेंद्र बाबू और अमित ओला की वजह से ये सीट जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा ने यहाँ पर ताल ठोकते हुए इसे और ज़्यादा रोचक बना दिया। झुंझुनू जिला हरियाणा से सटा हुआ है, इसकी वजह से इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा हावी हैं। झुंझुनू जिले की विधानसभा सीट विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई। इस सीट पर विधायक के सांसद बनने से दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण 1996 में श्रीराम ओला के सांसद बनने से उपचुनाव हुआ था और अब एक बार फिर से उपचुनाव इस सीट पर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस सीट से विधायक ब्रजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं और यही वजह है कि 1996 में पहली बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ था और अब यहाँ पर उपचुनाव देखने को मिल रहा है, यानी आज़ादी के बाद से दूसरी बार यहाँ पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने अपना खाता इस सीट पर बताते चले 2023 में खोला था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजेंद्र ओला ने भाजपा के निशित चौधरी को 88,863 वोटों से हराया था, जबकि भाजपा के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े राजेंद्र को 42,408 वोट मिले थे। झुंझुनू में सबसे ज्यादा 65,000 जाट वोटर्स हैं और जाट लैंड होने की वजह से, जाटों का दबदबा यहाँ पर होने की वजह से ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जाट फैक्टर दौसा में भी देखने को मिल रहा है और ये 7 तस्वीरें सातों विधानसभा जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां के हम आपको दिखा रहे हैं। सातों सीटों पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। दौसा जैसा बताया बेहद ही महत्वपूर्ण सीट क्योंकि दिग्गजों की किस्मत जो है, साख जो है यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू, देवली उनियारा, सलुम्बर, 84, रामगढ़ और खीवसर, ये 7 तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। 84 विधानसभा सीट जहां पर बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हो लोग पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 5वीं जो विंडो है उसमें आपको नजर आ रही होगी 84 विधानसभा सीट और किसी समय कांग्रेस का दरअसल ये गढ़ रही थी 84 विधानसभा सीट, लेकिन अब ये बीएपी पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय की बात करें तो ऐसी तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आई। राजकुमार रोध के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। बीएपी पार्टी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर राजकुमार रोध थे लेकिन अब वो सांसद बन चुके, इसकी वजह से ये सीट खाली हुई और यही वजह है कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यह विधानसभा परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ पहले रही थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर एक नई पार्टी यानी कि बीएपी उभर कर सामने आई और उसने पूरी तरीके से इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। उपचुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहता है या नहीं रहता है पिछले दरमियानों की वजह, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 7 तस्वीरें देख रहे हैं और इसमें सलुम्बर विधानसभा सीट जो है वो भी महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये सीट खाली हुई। रामगढ़ जहां पर आप देख पा रहे हैं लंबी कतार ये लगी हुई है युवाओं की, बुजुर्गों की, वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी अपने हाथों में
अपना जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। और दौसा सीधे रुक करेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बहुत सारे लोग आपके पीछे मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूं। 8:30 बज चुका है, लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, जरा बातचीत करिएगा और जानकारी दीजिएगा कि अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है। बिल्कुल, दौसा में लगातार जो वोटिंग है 7 बजे से जारी है और मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी कुछ मिनट पहले सांसद मुरारी लाल मीणा ने अपने परिवार के साथ मताधिकार का उपयोग किया है। हम सांसद मुरारी लाल मीणा से ही सीधी बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार का क्षेत्र में माहौल बन रहा है वोटिंग को लेकर, किस प्रकार का? वो हमारा जो प्रत्याशी था वो सर्वसम्मति प्रत्याशी था, 36 गांव का प्रत्याशी था और पिछले लंबे समय से वो परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार था, गरीब परिवार से आदमी था। तो बहुत अच्छा पूरे चुनाव में रेस्पॉन्स हमारे प्रत्याशी को मिला और आज अभी 1.5 घंटा करीब हो गया। मैं भी 8 बजे मैंने मतदान किया है और कई जगह से मेरे को फोन भी आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से फीडबैक मिल रहा है। अच्छा जनता में उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में। सर, आप पहले 51,000 से जीते, फिर 32,000 से जीते, अब आपको क्या आकलन लग रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से? दोनों के बीच में 32 और 51 के। पर लेकिन सर, सामने पूरी सरकार है, किरोड़ी लाल मीणा है, उनके भाई जगमोहन मीणा है, तो उनको किस प्रकार का मुकाबला मानते हो? क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता, पूरी सरकार यहाँ पर रही थी। न तो कभी व्यक्ति की राजनीति करते, न कभी जाति की राजनीति करते। ये हमको पता है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के अंदर है और ये हमारा प्लस पॉइंट है। जिस तरह से 11 माह के अंदर बीजेपी की सरकार ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किया है, बंद किया है, जिस तरह से विकास के कामों को रोका है और जिस तरह से हमने पहले काम किए थे, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। इसलिए तो हमको वोट मिल रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सर, डीसी बैरवा और जगमोहन मीणा दोनों ही भले प्रत्याशी हो, लेकिन एक तरीके से इनका ज्यादा चेहरा सामने नहीं आया। एक तरफ तो आप और सचिन पायलट का चेहरा था, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा। देखो, हमारी पार्टी का सामूहिक चेहरा है, चाहे सचिन पायलट जी हो, यहाँ से MP रहे हैं, भाई इनकी कर्मभूमि है, राजेश पाड़ी जी रहे हैं, नवल जी रहे हैं, मैं यहाँ से सांसद, मेरे को जनता ने बनाया है, अशोक गहलोत जी भी आए थे, डोटासरा जी भी आए थे और कांग्रेस, सब सामूहिक रूप से हमने काम किया है। अब आप सांसद बन गए विधायक के बाद, अब मान लो विधायक आपका चुना जाता है, तो किस प्रकार का एक पूरा प्लानिंग रहेगी दौसा को लेकर? दौसा को किस रूप में देखना चाहते हो विकास के दृष्टिकोण से? दौसा राजधानी के नजदीक का जिला है, 55 किलोमीटर मात्र। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, हवाई अड्डे का 1 घंटे का रास्ता है, एयरपोर्ट का, एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे दिल्ली यहाँ से गुजर रहा है, आगरा यहाँ से गुजर रहा है। हम प्रयत्न करेंगे, पानी यहाँ पे आ रहा है जो हमारा सबसे बड़ी समस्या थी 50-60 साल से, जैसे पानी आ जाएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारी सरकार थी, हमने डिक्लेयर कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या मैं बेरोजगारी की मानता हूँ। ईसरदा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तेजी से, उसको बीजेपी ने स्लो कर दिया, लेकिन वो पूरा होगा। जैसे पानी आ जाएगा हम कोशिश करेंगे यहाँ इंडस्ट्री आए, बड़े बड़े उद्योग आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये हमारा मिलकर प्रयत्न रहेगा। मतदान से 1-2 दिन पहले किस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हुई? ऐसा लग रहा था कि कुछ SC वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई फीडबैक आपके पास आ रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो रहा है या फिर कोई? अभी तक पूरा चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। दौसा की जनता बहुत समझदार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे करता तो उसका उस प्रत्याशी को नुकसान होता, जैसा मैं समझता हूं। और यहाँ वही जीतता है जो 36 को साथ में लेके चलता। तो ऐसी घटनाएं होंगी तो मैं निंदा करता हूं उस घटना की भी। ऐसी घटना होनी भी नहीं चाहिए, अभी चाहते हैं। आप लोग भाषणों में खूब कह रहे थे कि सरकार का दबाव है, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस पर दबाव आएगा चुनाव के दौरान, ऐसा कुछ थोड़ी लग रहा है? ऐसा देखो, अभी तो गाँव में पता लगेगा। ये सही बात है, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सब लोग होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके अंडर प्रेशर तो काम करते हैं। मैंने 20 साल नौकरी करी है। जनता के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। जनता का जब जिस तरह से जनता का जिसके प्रति भाव होता है, जो माहौल होता है, जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता। न तो सरकार टिक पाती है और न प्रशासन टिक पाता है। जनता जो चाहती है वो चुनाव जीतता है। तो ये है मुरारी लाल मीणा स्पष्ट रूप से दावा कर रहे हैं कि 32,000 से 51,000 के बीच में हमारा वोट की जो जीत का आंकड़ा रहेगा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र में जो मतदाता हैं वो उत्साह के साथ बूथ पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के लिए सुबह सुबह काफी अच्छा उत्साह मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, मुरारी लाल मीणा से आशीष बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनके पक्ष में है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी
कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। 30 नवंबर को ये फिलहाल के लिए पता चलेगा कि किस पर जनता ने भरोसा जताया। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दौसा से दिखा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और दौसा से आशीष मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जो ये 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर 2023 में क्या वोट फीसदी रहा था, किस तरीके से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये 7 सीटें हैं वहां पर जो उपचुनाव आज हो रहा है, जो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए, असल में उनके बीच में सीधी टक्कर आखिर किस किस के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और वहीं पर 2 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि वहां पर दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। बाकायदा किरोड़ी लाल मीणा लोगों के बीच पहुंचे हुए थे और उन्होंने बहुत तस्वीरें वायरल हुई थी। एक उन्होंने पोस्टर बाकायदा लेकर रखा था भिक्षांदेही का, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई इस पूरे मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से पिछले 11 महीने में कोई काम ही नहीं किया गया और शायद यही वजह है कि अब उनको जनता के बीच जाना पड़ रहा है लोगों से वोट की भीख मांगने के लिए। और यही वजह है कि दौसा उपचुनाव में प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी और वहां पर सचिन पायलट भी पहुंचे लोगों से वोट की अपील करने के लिए और यही वजह है कि उस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि जहां दौसा बेहद ही महत्वपूर्ण है तो वहीं दूसरी तरफ देवली उनियारा विधानसभा सीट भी बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई। इस सीट पर होने वाला जो उपचुनाव आज है, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए इस सीट पर कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी के विजय बैसला को 19,175 वोट से हराया था, दूसरा चुनाव जीता था। गुर्जर मीणा बहुल इस सीट पर सारे समीकरण पार्टी के बजाय उम्मीदवार के अनुसार ही तय होते हैं। यहाँ पर जो जनता है वो ये देखने के लिए जाती है कि जो धरातल पर काम करने के लिए उतरेगा उसी को हम वोट देंगे। यहाँ की जनता बहुत ही साइलेंट है। बड़ी बात यह है कि यह राजस्थान की उन कुछ सीटों में से एक है जहाँ गुर्जर मीणा एकजुट होकर वोट करता है और यही वजह है कि ये देवली उनियारा विधानसभा सीट जो है ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये सीट खाली हुई। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा हरियाणा से लगती हुई है। जिस तरीके से वहां पर कड़ा मुकाबला प्रत्याशियों के बीच, यही वजह है कि देखने को मिल रहा है क्योंकि हरियाणा से ये जो इलाका है ये पूरा लगता है और यहाँ पर लगातार प्रत्याशी निकल रहे हैं। और किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है आखिर इन सीटों पर और टोटल सीट्स क्या है और राजस्थान विधानसभा जिस तरीके से 2023 में क्या वहां पर नतीजे रहे थे, तो दूसरी तरफ 2024 में अभी के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के क्या वहां पर नतीजे जो हैं लोगों के जरिए वहां पर दिखाए जा रहे हैं, क्या वहां पर दावे नेताओं के जरिए किए जा रहे हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मौजूदा स्थिति यहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। बीजेपी के पास 114 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 65 है, तो वही भारत आदिवासी पार्टी के पास 3 सीटें यहां पर बनी हुई हैं। 200 सीटें यहां पर हैं राज्य में, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के पास 2 हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 है, अन्य के पास 8 सीटें हैं। ये मौजूदा स्थिति है आपको बताते चले राज्य की और यही वजह है कि अब 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि ये 7 सीटें खाली हुई हैं। विधायकों के कुछ सांसद बने और उसके बाद कुछ जगहों पर लगातार कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। 5 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2023 में क्या स्थिति रही थी वो हमने आपको बताया।
तो दावों का दावा तो कर दिया गया है। दावों को लेकर के जो नेता है वो धरातल पर उतरे तो थे, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों के पास पहुंचे हुए थे, लेकिन उन दावों का कितना असर लोगों के ऊपर हुआ है। जो दावे नेताओं के जरिए किए गए, जब वो चुनावी रैलियों में पहुंचे, संबोधन करने के लिए पहुंचे, जो वादे किए गए हैं जनता से कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतकर आता है तो ये हम चीजें करेंगे उनके लिए, तो उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये 7 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान ने मतदान किया है, तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान ने मतदान किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्यन जुबैर खान वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर जो आम जनता है वो भी मौजूद है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो वहां पर पहुंची हुई है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आर्यन जुबैर खान। हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, इसलिए आज हम वापस चुनावी मैदान में आए और हमेशा से हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ा है। रामगढ़ में हमेशा वोटिंग टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है, लोग हमेशा जागरूक होकर वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में मत का प्रयोग करेंगे, उतना बेटर है एक अच्छी डेमोक्रेसी डेवलप होने का। तो रामगढ़ विधानसभा सीट आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन से खाली हुई और आर्यन जुबैर खान कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए और वो वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर को कुछ और ही मौजूद था, लेकिन अब मैं जनता के बीच में हूं और उन्होंने जनता की सेवा करने का भी दावा किया है अपना वोट कास्ट करने के दौरान। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि रामगढ़ विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट पर ज़्यादातर कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिला है। अगर हम बात करें 1990 से लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर हमेशा मेव प्रत्याशी ही उतारा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हिंदुओं को अपना प्रत्याशी बनाती थी और यहाँ पर जो समीकरण है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते थे। हालांकि 1990 से लेकर जुबैर खान का ही दबदबा रहा। 2018 में उनकी पत्नी साफिया जुबैर खान यहाँ से चुनाव जीती थी और इस बार उनकी पत्नी का, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जब देखा गया कि कुछ स्थानों पर विरोध हुआ, तो आर्यन जुबैर खान को टिकट दिया गया और वो जो हैं अब वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। और 84 से हमारे संवाददाता इस वक्त जयेश मौजूद हैं। जयेश, लगभग 9 बजने वाला है, यानी 2 घंटे का समय लगभग हो चुका है जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। उत्साह कितना आपको देखने को मिल रहा है लोगों में, सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, जो 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, कल सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो मतदान केंद्र शून्य थे, बहुत इक्का दुक्का वोटर्स ही मतदान केंद्रों पर थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए। अब जो है कतारें भी दिखनी शुरू हो गई मतदान केंद्रों पर। इस बार जो है वो 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी, बीएपी और कांग्रेस में। इस वक्त हम बीएपी के सांसद राजकुमार रोज के निवास स्थान पर है, जो खरबर खुनिया में है, और राजकुमार रोज खुद हमारे साथ में है। उनसे बात करके जानते हैं कि क्या इनका इस बार चुनाव में रहने वाला है। सर, आज मतदान है, क्या रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, राजस्थान की आवाम को धन्यवाद देना चाहूंगा और जोहार करना चाहूंगा। आज का ये तय करेगा भविष्य कि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने किस तरह से काम किया था और आगामी किस वो लोग प्लान कर रहे हैं। क्योंकि पिछले इन 10 महीनों के अंदर बात करें तो राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हुई है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले वो सही नहीं पाए गए। विशेषकर बात करें 84 की 84 के अंदर बात करें, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव जो होना चाहिए था निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन के अनुरूप, लेकिन 84 उपचुनाव में सरकार के सारे तंत्र लगाए, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया गया। यहाँ का प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठा रहता है और मुख्यमंत्री की सभा से एक भाजपा का व्यक्ति वो शराब पी के मंच से मुझे मारने की धमकी देता है। और इसके अलावा भी देखा जाए, मुख्यमंत्री जी भी एक
कर्मचारियों को खुली धमकी दे रहे हैं। मतलब कर्मचारी क्या कर रहा है? क्या आज से पहले कर्मचारी या तो ये किया जाए, भाजपा ऐसे करे, या तो कर्मचारी को वोट देना ही बंद करवा दे, या उनको बीजेपी का पट्टा डलवा दे। मतलब एक तरह से खुली धमकियां, तानाशाही करना। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 84 की जनता समझदार है। ये गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की धरती है। ये महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले लोग हैं। वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हो या राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था, उस समय नहीं डरे वो लोग। आज भजनलाल जी की सरकार के शासन प्रशासन से नहीं डरेगा और यहाँ की जनता एक तरफा बीएपी के प्रत्यक्ष अनिल भाई को वोट देगी और भारी बहुमत से जिताएगी। मुख्यमंत्री की सभा थी यहाँ पे, कितना फर्क पड़ेगा उससे? देखो, मुख्यमंत्री जी ने काफी प्रयास किया, लेकिन जिस वे में करना चाहिए था, उनको एक विजन लेके 84 में आना चाहिए था। सलूम्बर में एक विजन लेके आना चाहिए था। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की आवाम को सच्चाई बतानी चाहिए थी, गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम भविष्य में ये करेंगे। उन्होंने झूठ प्रचारित किया, अफवाह फैलाई। एक मुख्यमंत्री जी की सभा से पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि ये जीत जाएगा और ये लोग पेंशन बंद करा देंगे, ये नरेगा बंद करा देंगे। यार गजब की बात है, एक मुख्यमंत्री की सभा से इतना झूठ प्रचारित किया जा रहा है। हम अनिल कटारा को विधायक बना रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी बना रहे हैं। मतलब इस तरह से इतना झूठ फैलाया, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर वो सच्चाई लेके जाते हैं, युवाओं के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए करेंगे, हेल्थ के लिए करेंगे, या कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जो समस्या से बढ़ रहा है उसके लिए करेंगे। अगर ये बातें लेके गए होते ही मैदान में तो कुछ फर्क पड़ता, लेकिन वो भ्रामक बातें, झूठी बातें और प्रलोभन वाली बातें लेके गए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक तरफा बीजेपी जीतेगी। तो ये थे सांसद राजकुमार राव, जिन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा हमला बोला है, निशाना साधा है। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कटारा की जीत का भी दावा किया है। फिलहाल सांसद जो है वो अपना मतदान करने के लिए निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया जयेश, बातचीत करने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो 84 विधानसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि किसी समय पे ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2018 और 2023 में जिस तरीके से बीएपी पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर निकलकर सामने आई और इस सीट पर अपना कब्जा जमाया, ये इस वजह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ अब यहाँ पर बीएपी पार्टी भी बड़े मुद्दों के साथ धरातल पर उतरी हुई है लोगों के बीच में। और 2018 और 2023 के जो जनता ने भरोसा जताया, जिस तरीके से नतीजे सामने आए, वो ये दिखाता है कि एक तीसरी पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीएपी। राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और यही वजह है कि अब यहाँ पर अनिल कटारा को चुनावी मैदान में उतारा।